शिक्षा नीति 1986, चलो हम बता दूंगा मैं बीच में। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तीन आपको आज तक तीन नेशनल पॉलिसी बन चुकी हैं। पहली नेशनल पॉलिसी 1968 में बनी थी जब इंदिरा गांधी पीएम थी। वो मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बुक में शायद नहीं है, या हिंदी मीडियम में नहीं है, और थोड़ा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बर्डन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। दूसरी पॉलिसी आफ्टर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी पीएम बने थे। 1984 में इंदिरा गांधी का एक्सेशन हो गया था, उनकी हत्या हो गई थी, और उसके बाद 1984 में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के। कीप क्वाइट। 1984 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन होने के बाद राजीव गांधी जो है पीएम बने। राजीव गांधी को पॉलिटिक्स का कोई भी मतलब अनुभव नहीं था, वो पायलट थे, तो उन्होंने जो कुछ भी, जैसे वो पीएम बने तो कंट्री के लिए कुछ करने की कोशिश की, और एजुकेशन के फील्ड में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तीसरी एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, 2020, एक मोदी के टाइम, और दूसरा राजीव गांधी, और इसके पहले पहली बार इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था। जो 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको डिस्कस करना पसंद करूंगा, प्लीज। तो उसमें था कि 1986 की पॉलिसी में, सॉरी 68 की पॉलिसी में ये था कि पूरी जो जीडीपी है, जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च होगा। ठीक है, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पूरे जो कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, उसका 6% जो है आपको एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, और 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये बातें, उसमें दो ही बातें खास थी। और जो 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब राजीव गांधी पीएम बने तो पॉलिसी लगभग सेम थी। तो इन्होंने इस बार क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देने की बात कही। एजुकेशन तो क्वांटिटी लेवल पे हो ही रहा, दूसरा एजुकेशन को क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात की, कुछ ऐसा किया जाए कि बहुत अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, और एजुकेशन जो है जैसे दूसरी कंट्री में पायलट थे, अलग अलग कंट्री में घूम के रखा था, वहां के लोगों को देखा था कि भाई वहां पर एजुकेशन का लेवल कैसी है, कैसी डेवलपमेंट है। तो इंडिया के एजुकेशन को नेशनल लेवल पर लाने की कोशिश के लिए क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटेटिव पे जोर दिया गया। और दूसरी जो खास बात थी कि किसी भी, अक्सर क्या होता है कि पॉलिसी बनती है, वो इंप्लीमेंट नहीं होती। अगर किसी चीज का रिजल्ट नहीं होता, उसका मेन रीजन ये है कि उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसमें दूसरी जो खास बात कही गई थी कि जो भी लॉ या जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे उसको बाई फोर्स किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट करवाना था। विदाउट इंप्लीमेंटेशन किसी भी रूल्स रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं होता। बहुत अच्छा प्लानिंग करो, हमें 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, और आप उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं करते, तो रिजल्ट तो जीरो ही रहेगा। तो राजीव गांधी थोड़ी पॉलिटिक्स से हटकर, वास्तव में पॉलिटिशियन थे ही नहीं, तो पॉलिटिक्स का उनको अनुभव नहीं था, तो उन्होंने बिल्कुल सच्चे दिल से कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए काफी काम किया। आज जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं मतलब राजीव गांधी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप मोबाइल फोन से, टीवी से, या जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ये सब कुछ उनकी देन है। इसके पहले मतलब जब 1986 की बात करूं, उन दिनों हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, और किसी के घर, जिसके घर कलर टीवी होती थी, वो रिच पर्सन, बहुत रिच पर्सन काउंट होता था। ठीक है, और किसी से बात करने के लिए बात करते थे कि भाई यहाँ से आपको मान लो बॉम्बे बात करनी है, तो आप MTNL को फोन करते थे, आपकी कॉल को बुक करता था, और 1 घंटे में बात करता था कि भाई आपकी लाइन कनेक्ट कर दी गई है। तो आप यहाँ से चिल्लाकर बोलते थे कि मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ठीक है,
काफी तेज तेज बोलना था। आज यूएस यूके कहीं भी आप आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल बात करें, तो जो भी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की बात हुई है, सब कुछ हुआ, काफी अच्छी डेवलपमेंट थी और एक मतलब क्वालिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। और एजुकेशन की रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है इसको बताया। जो एजुकेशन पे जो खर्चे होते हैं ये कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और ये बात जो है इसमें भी काफी बाई फोर्स बोला गया। आप सोच रहे हो कि मेरी बीएड की फीस खर्च हो गई, ये खर्च नहीं है। और इसमें जो है आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको प्रॉपर रिटर्न मिलता है। और जो एजुकेशन और मेडिकल पे कोई भी प्राइवेट बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि इसका रिटर्न तुरंत नहीं आता। जैसे आप कोई लो, आप नर्सरी से छोटे से माँ बाप आपको पाल पोस कर बड़े करते हैं, आपको ये स्कूल करवाया, कॉलेज करवाया, बीएड करवाया, अगर उनकी सारी फीसों को आप ऐड कर दोगे या आपके ऊपर एक्सपेंसेस जो हुए हैं उनको अगर टोटल प्लस कर दोगे तो आप जीरो में चले जाओगे, बहुत बड़े जीरो हो जाओगे, आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बिल्कुल रियलिटी है। तो आप कम से कम जो लोग आपके लिए इतना ज्यादा सब पेन लेते हैं, आपके लिए इतनी सारी बर्डन उठाते हैं, अपनी सुविधाओं को अपने आप को ध्यान में नहीं रखते, आपको ध्यान में रखते हैं, उनके लिए हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए, स्पेशली योर पेरेंट्स। ठीक है, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, इतना बड़ा बर्डन कोई भी नहीं लेता। आपको उनके दूसरे काम कैसे होते हैं उनको इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में कोई हर्डल्स ना हो इसके लिए वो डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी के टाइम से एजुकेशन में क्वालिटी लाने की कोशिश की गई। और इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, इन्होंने कोई भी कमेटी नहीं बनाया, कोई भी कमीशन नहीं बनाया, सीधा पार्लियामेंट में रखा जनवरी 5, 1985 को, और 86 में पास करके सीधा इंप्लीमेंट कर दिया गया। और इसके क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या इसके मेन पॉइंट बताए, इसको देखते हैं। बुक नंबर, पेज नंबर हिंदी मीडियम में पेज नंबर 165 है और इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 84 है। नीड फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नीड क्यों थी? नीड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों थी? तो पहली जो पॉइंट थी कि प्राइमरी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, किसी भी बंदे को कितनी भी ऊपर की पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, आगे पढ़ना है, तब तक वो होगा जब तक उसके पास प्राइमरी एजुकेशन होगा। अगर किसी को प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं अवेलेबल होती है तो उसको हम सीनियर एजुकेशन की बात कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात की कि भाई किसी भी कीमत पर सबको प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो, प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए। और प्राइमरी एजुकेशन की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, ड्रॉप आउट होना। ठीक है, मतलब बच्चे एडमिशन तो लेते थे लेकिन स्कूल कंटिन्यू नहीं करते थे। और इसके पीछे मेन जो रीजन था पेरेंट्स की पॉवर्टीज। कई सारे जो अभी भी इंडिया की 68% पॉपुलेशन रूरल सेक्टर्स में होती है, तो वो बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते तो स्कूल कैसे भेजेंगे? तो इसी वजह से मिड डे मील का प्रोविजन रखा गया कि किसी भी तरह से बच्चों को स्कूल दिया जाए। और ये जो है अगर बच्चों को मतलब प्राइमरी एजुकेशन में अगर एजुकेशन को लेकर उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो बाकी की एजुकेशन किसी ना किसी तरीके से कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये फाउंडेशन एजुकेशन की। दूसरा, एजुकेशन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल। दूसरा जो पॉइंट है, एजुकेशन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल। इन्वेस्टमेंट in education is most profitable। मोस्ट प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी के वजह से होता है। 2 तरह के रिसोर्सेस होते हैं आपको, ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस की वैल्यू तभी होती है जब उसके ह्यूमन रिसोर्स
मानव संसाधन अच्छे हों, पढ़े लिखे लोग होते हैं और समस्याओं को समझते हैं, कंट्री के लिए बड़ अच्छे होते हैं। आज देखो गल्फ कंट्री को देखो, जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, पेट्रोल हो गया, कितनी चीजें हो गई टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया। जापान वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है, ठीक है, अपने यहाँ से जो आयरन का कचरा होता है वो हमसे परचेज करके हमें 1 नंबर का स्टील बनाती है, ठीक है। इस तरह की चीजों की वजह से तो उन्होंने बोला कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो होता है या तो गवर्नमेंट करती है और या फिर पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट पर्सन को इन्वेस्टमेंट करने पर तुरंत रिटर्न चाहिए और इनमें रिटर्न जो है लंबे टाइम के बाद मिलता है। तो इसीलिए इसका बर्डन गवर्नमेंट ने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मान लो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो बहुत सारी समस्या अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है, जैसे कास्टिज्म है, पॉपुलेशन है, ये लोग अनपढ़ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है कौन कौन है, एवरीवन इक्वल, और 2-4 अनपढ़ों को बैठा दो, वो हो जाएगा कि भाई ये इस कास्ट का है, इस कम्युनिटी के, बात बिगड़ जाएगी। तो कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सीधा सीधा एजुकेशन से हल निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है और सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल, इतना रिटर्न कुछ भी नहीं देता। 2 पेरेंट्स होते हैं, मैं बताता हूँ, एक 9th की क्लास कहानी है, स्टोरी ऑफ पालमपुर, 9th में इकोनॉमिक्स में बुक लिखी हुई है। 2 पेरेंट्स होते हैं, एक ना 10th के बाद अपने को काम में लगा देता अपने बच्चे को, और दूसरा बच्चा जो उसको पढ़ाते रहता है, तो कहते हैं कि यार आज तो मेरे बेटे ने 2000 रुपया महीने कमाया, तूने इतने पैसे लगा, उसको रोज रोज बोलता है। दोनों अच्छे मित्र होते हैं और शाम को दोनों ही मिलते हैं। ये वो 10th के बाद एक काम पे लग जाता है, एक पढ़ाते रहता है, ग्रेजुएशन कराता है, फिर MBA कराता है। वो उसको रोज सुनाता है, तू पागल है, मेरा बेटा तो पर महीने कमा कर ला कर देता है। जब उसको पूरी पढ़ाई हो जाती है, जो जॉब में जाता है, तो बोले कि 1 महीने में उसको 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। अब बोला कि तेरे बेटा इतने महीने में कमाया, तो 1 महीने में बराबर हो गया, आगे की तो बात ही अलग है, ठीक है। पैसे हो सकते हैं सब कुछ, लेकिन लाइफ स्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग जो है ये होता। और एजुकेशन का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे कमाना है। एजुकेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग बनना। आपके रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है, आप एजुकेटेड हो तो सही डिसीजन लोगे, आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपका डिसीजन सही नहीं होगा। और दूसरी बात है, अगर अनएजुकेटेड हो तो आपकी डिसीजन सेल्फ सेंटर्ड होगी। आपको पास वालों को आपसे वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि मेरी बात से इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें बात को ध्यान रखोगे। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और कंट्री में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करने का दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। थर्ड उसने बोला कि भाई एजुकेशन इज द बेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। ये प्रिपरेशन ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। प्रिपरेशन ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ के लिए तैयार किया जाता है, कैसे हम अपनी लाइफ को ढंग से लीड कर पाएंगे। अगर पढ़े लिखे नहीं तो ढंग से लाइफ को लीड करने में प्रॉब्लम होती है। आगे, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। एजुकेशन इज द एसेंशियल ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी को चलाने के लिए सही, जैसे मान लो इलेक्शंस हो रहा है, देखो आप लोग बड़े बच्चे हो तो थोड़ी सी बातें डिस्कस हो सकती है। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, यूपी में भी इलेक्शन हुए, पंजाब में भी इलेक्शन हुए, दोनों जगह सेम MLA के कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन हुए हैं, दोनों स्टेट में मुद्दा अलग अलग है। वहां पर जो अगर पंजाब की बात करोगे तो वहां पर मुद्दा है आपको कि मतलब डेवलपमेंट की बात हो रही है, और यूपी की अगर इलेक्शन की बात करोगे तो यहाँ कास्टिज्म मुद्दा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? इसका मेन रीजन है कि पॉवर्टी लेवल, एजुकेशन लेवल डाउन है। इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है यूपी, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है।
हाँ हाँ सॉरी 24 करोड़ के आसपास। तो इतने बड़े और एजुकेशन की इतनी बैकवर्डनेस है, तो जो भी इलेक्शन की सीटें होती हैं तो जाति के बेस पे होती है। तो अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो कम से कम ये बात तो सामने नहीं आएगी, उसको चुनेंगे किसी भी पार्टी का हो जो उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करे। जाति देखकर तो वोट नहीं देंगे कि मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, धर्म देखकर तो वोट नहीं देंगे। नहीं बच्चे जी, लेकिन आज भी मुद्दा वही है, 52% ओबीसी है, ठीक है। हाँ बट ये लगेगा, लेकिन कोशिश हो रही। उसके बाद देखो, एजुकेशन इज द फुल डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, एजुकेशन फुल इज द डेवलपमेंट ऑफ नीड ऑफ एवरी पर्सन, नीड फॉर एवरी पर्सन। जो पर्सनल नीड है, नीड फॉर एवरी पर्सन के लिए भी काफी एजुकेशन कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद है इस स्टॉप द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, स्टॉप द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन जो बढ़ती है, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो नहीं देखते इस बात को ध्यान पर, बच्चों को पैदा कर उनके साथ उनकी एजुकेशन देना, उनकी नीड को भी फुलफिल करना है। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं इस बात को सोचते हैं, मतलब इस भी समस्या का हल जो है इससे निकाला जा सकता है। तो इन्होंने सोचा कि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको एजुकेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 1986 की पॉलिसी लॉन्च की गई। ये मेन सारे मुद्दे थे जिनको ध्यान में रखकर पॉलिसी को बनाया गया कि एजुकेशन जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टमेंट करना और डेमोक्रेसी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अंत में वास्तव में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई 1991 के इलेक्शन में, तिरुवनंतपुरम केरल में कर रहे थे लिट्टे ग्रुप की। लास्ट उनकी जूतों से उनकी पहचान हुई कि राजीव गांधी की डेथ हो गई, ह्यूमन बॉम्ब यूज किया गया था उनको मारने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें थी, ये इसके मेन चीजें जिनके बेस पे एजुकेशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। 1986 की पॉलिसी की सबसे खास बात थी कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना है और बाई फोर्स इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। 1968 इसीलिए नहीं लिया कि दोनों में लगभग सिमिलरिटीज है। अगर पूछा जाए कि 1968 और 65 में क्या डिफरेंट है, तो सॉरी 86 में क्या डिफरेंट है, तो एक तो उसमें था कि जीडीपी का 6% ये करना है और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पहले से था। इसमें ये था कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना है और इन मुद्दों को ध्यान में रखने की बात कही गई थी, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स को देखते हैं। क्या इट स्टॉप द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऐसे कई सारे बुक में पॉइंट है जिनको आप लिख सकते हो। इसमें एक दो पॉइंट और भी हैं, जैसे इट अवेकनिंग द ह्यूमन वैल्यूज, अपनी वैल्यू का पता चलता है, ठीक है। आपके पास क्या वैल्यू है, कोई आपको इग्नोर करे, तिरस्कार करे, इन बातों को भी आपको समझ में आता है। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को वैल्यू जो बोलते हैं वही मान लेते हैं, लेकिन आपकी एक तर्क होता है, आपके लॉजिक होता है, किसी बात को आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो। आपको समझाने के लिए या किसी बात को आपको एग्री करने के लिए एक प्रॉपर लॉजिक देना होगा, तब आप उस बात से लेकर एग्री होंगे। तो इन सारी की वजह से इसको लॉन्च किया गया। अब इसकी फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स ऑफ 1986, फीचर्स ऑफ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। हो सकता है, एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर, ठीक है। इसके फीचर्स देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो जो डिग्री होती है ना, ये पढ़ाई की मापदंड नहीं है, ठीक है। जो डिग्री होती है, सोचिए कि आपने बहुत सारी डिग्रियां ले ली, तो पढ़ाई का मापदंड नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। आपकी व्यवहारिकता एजुकेशन में जो सबसे बड़ा जो चेंज होता है, क्या किसी वजह से अगर आपकी मार्कशीट खो जाए और ना मिले तो क्या आप वो अनपढ़ मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। एजुकेशन की जो सबसे खास बात होती है कि आपकी पर्सनालिटी मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। पढ़े लिखे बंदे को बिना कुछ बोले बता दोगे पढ़ा लिखा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, वो कभी भी अपने व्यवहार से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। 10वीं की मार्कशीट आपकी खो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट खो गई, यार आप अनपढ़ थोड़ी हो जाओगे, तभी भी आप पढ़े लिखे रहोगे, ठीक है। तो व्यवहार जो ये मॉडिफिकेशन जो है एजुकेशन का मेन मतलब होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, पर्सनालिटी में। प्रैक्टिकल में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एजुकेशन क्यों लेते हैं, तो एजुकेशन का सीधा मतलब है डे टू डे लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें सही होना, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, हाँ, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। गुणवत्ता युक्त शिक्षा मतलब राजीव गांधी ने एक उच्च स्तरीय शिक्षा की एक हाई लेवल एजुकेशन देने की बात कही। एजुकेशन को पहले जितने लोगों ने किया सबने सबको देने की बात कही कि मतलब हैंडीकैप को दो, एसटी एससी को दो, ओबीसी को दो, माइनॉरिटीज को दो, लेकिन किसी ने एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात नहीं कही। फिर राजीव गांधी ने बोला कि एजुकेशन तो प्रोवाइड करो लेकिन एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, जो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री में जाते हैं तो उनको कुछ फेस ना करना पड़े, इजीली अपने तरीकों को रिकॉग्नाइज करके अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश कर सके। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए वो बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो, इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन हो, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल। ये पॉइंट नोट करोगे तो लिखने में आसानी रहेगी। इंटरनेशनल लेवल एजुकेशन, जो दूसरे कंट्री में हम जाते हैं तो उनके बराबर हमारी शिक्षा हो, कभी भी उनके पास कॉम्प्लेक्स नहीं हो, भाई उनसे हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारी डिग्री तो है लेकिन उनके बराबर के हम नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो जो IITian है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इक्विवेलेंट टू अदर कंट्रीज हो, ठीक है, उसके लेवल की, कभी आपको कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो भाई एक यूरोपियन, यूके का बंदा, यूएस का बंदा मुझसे ज्यादा नॉलेज रखता है। और मैंने जो फील किया रियल लाइफ में, जो इंडियन स्टूडेंट को नॉलेज है वो वर्ल्ड के किसी भी नहीं है। ज्यादा वैल्यू कर, पूरी आईटी सेक्टर्स यूएस की इंडियन से चलती है, पूरा 40-70% इंडियन है, नासा में भी 40% इंडियन है। तो मतलब इस एजुकेशन को वैल्यू उसी सब से सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। IIT, MBBS, प्लास्टिक सर्जरी, ये जो वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ इंडिया में लॉन्च की गई, मतलब हमें कभी कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे अच्छी प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में होती है। ये सब एजुकेशन की तो बात है। दूसरा देखो इसका मेन पॉइंट है इसमें, हाँ क्या दे रखी है, नौ कौन सी 68 फीचर्स मैं बता रहा हूँ, लिखते चलो, ठीक है। दूसरी जो है, दूसरा इसका पॉइंट है आपको सोशल इन्वॉल्वमेंट, दूसरा पॉइंट है सोशल इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट सामाजिक सहभागिता, सहभागिता, मतलब इन्होंने बोला कि एजुकेशन जो होते हैं, स्कूल जो होती है, कॉलेजेस होते हैं, इसमें आम लोगों को इन्वॉल्वमेंट करो, ठीक है, तब वो बच्चों को इंटरेस्ट लेंगे, उसमें बच्चों को स्कूल भेजेंगे, स्कूल की बिल्डिंग्स की, उसकी प्रॉपर्टी को रख रखाव में रोल प्ले करेंगे। जैसे मान लो किसी गांव में कोई स्कूल्स है तो उसमें जो गांव के जो प्रधान है, दूसरे मेंबर्स हैं, उनको उनका मेंबर बना दो। मेंबर बनाने से क्या होगा, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, उनको पता होगा कि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ो तो स्कूल के बिल्डिंग को, स्कूल की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दूसरा मेन पॉइंट था कि मतलब सोशल इन्वॉल्वमेंट किया जाए और इंटरेस्ट लेकर बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो स्कूल की जो पॉपुलेशन जो है, लोगों की जो पॉपुलेशन जो है पढ़ी लिखी हो जाएंगे। तो दूसरा मेन पॉइंट है सोशल इन्वॉल्वमेंट। तीसरा है इसमें जाकर आपको नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल, थर्ड पॉइंट है नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन। करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
फॉर विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। इन्होंने बोला कि इंडिया लेवल पे 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया जाए। 10+2+3, 10+10 ईयर्स क्या हुआ, 6 to 14 ईयर्स स्कूल एजुकेशन था ना, 6 to 14 ईयर्स स्कूल एजुकेशन, ये आपको 10 ईयर्स हो गए। 2 ईयर्स आपको इंटरमीडिएट या 11वीं बारी, ठीक है, इंटरमीडिएट बिफोर द कॉलेज, ठीक है, और 3 ईयर्स फॉर ग्रेजुएशन। इसने बोला कि ये इंडिया लेवल पे एक जैसा लागू हो, पूरे मतलब नॉर्थ, पूरा ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब में सेम तरीके सारी स्टेट में 10+2+3 इम्प्लीमेंटेड किया जाए, ताकि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, एक तरीके से पढ़ाई हो, एक सेशन हो, जैसे अप्रैल से लेकर मार्च तक ऑल ओवर इंडिया के लिए रहे। ऐसा नहीं कहीं जनवरी में शुरू हो रहा, दिसंबर में खत्म हो रहा, या फिर 10+2+3 सब जगह। 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 11-12 आपको +2 और 3 ईयर्स फॉर ग्रेजुएशन, पूरे इंडिया के लिए सेम कैरिकुलम, सेम पाठ्यक्रम रखा जाए, सेम तौर तरीके से किया जाए, ताकि अगर किसी वजह से किसी पर्सन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, या गवर्नमेंट को कोई नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनानी पड़ रही है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा कि भाई महाराष्ट्र के लिए अलग पॉलिसी हो और दिल्ली के लिए अलग पॉलिसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंट्री एक है, सिटीजन एक है, तो एजुकेशन पॉलिसी भी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो 10+2+3 के उन्होंने लॉन्च किया, प्रॉपर तरीके से सबको एक जैसे किया जाए। इससे क्या फीचर्स होंगे, इट लेज द एम्फेसिस रियलाइजिंग द इंडिविजुअल एज सोशल एम्स, इट ऑल्सो भी प्रमोट द वैल्यू ऑफ द इनहेरेंस ऑफ एजुकेशन। इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, एग्जामिनेशन पॉइंट नंबर 4, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समान शिक्षा। पहले बार भी बोला था कि शिक्षा में 2 तरह के डिस्क्रिमिनेशन थे, एक रूरल अर्बन, दूसरा मेल फीमेल, था ना। पिछली क्लास में मैंने कोठारी कमीशन ने बताया था कि भाई रूरल अर्बन में एजुकेशन को लेकर डिफरेंस था और मेल फीमेल में एजुकेशन को लेकर डिफरेंस था। तो बोलो दोनों को इक्वल एजुकेशन दिया जाए, रूरल और अर्बन एजुकेशन को एक जैसे किया जाए, ठीक है। और दूसरा मेल फीमेल एजुकेशन को भी इक्वल करने की बात कही गई, सबको डेवलपमेंट के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए समान अवसर किया जाए, शहरी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा दोनों को बराबर किया जाए, और पुरुष और बालक और बालिका दोनों को समान शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, पहला पॉइंट था आपको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होना, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट, आम लोगों की इन्वायरमेंट की जाए, तीसरा नेशनल कैरिकुलम फॉर द होल कंट्री 10+2+3 सबके लिए किया जाए, इक्वल एजुकेशन, सबको इक्वल एजुकेशन, मेल फीमेल रूरल अर्बन सबको। इंडिया की डेवलपमेंट की बात तब तक नहीं सोच सकते जब तक आप रूरल की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी 68% पॉपुलेशन रूरल सेक्टर्स में रहती है, और उनकी डेवलपमेंट की बात करोगे तभी दूसरे की डेवलप, पूरी कंट्री की डेवलपमेंट की बात हो सकती है। जैसी दिल्ली दिखती है वैसे पूरे इंडिया नहीं है, ठीक है ना। हर जगह बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी स्टेट बहुत बैकवर्ड है, बहुत जगह तो स्कूल ही नहीं है, पहाड़ों में, जंगलों में, ट्राइबल एरिया में चले जाओ, दूर दूर तक स्कूल नहीं है। तो इन बातों को दूर करने की कोशिश की गई कि सबको इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, मेल फीमेल रूरल अर्बन सबको। मतलब जितनी आप शहरी एजुकेशन पर इंपॉर्टेंस देते हो वैसे इक्वल तरह के एजुकेशन इनको भी मिले। 2012 या 14 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबके बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर सबको सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दोगे तो क्या सरकारी स्कूल की सिचुएशन प्राइवेट स्कूल की तरह बेटर नहीं हो जाएगी?
बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन उसको ढंग से यूज करने के चक्कर में प्रॉब्लम बनी हुई है। आज देखो दिल्ली के जो स्कूल, वास्तव में दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में किसी भी मामले में कम नहीं है। आजकल नए नए उन्होंने एजुकेशन प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप सारी चीजें लॉन्च की है, बच्चों के अंदर स्पेशल टैलेंट डबल कर सामने आया। ये सारी चीजें हुई हैं और काफी बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद, एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, इक्वालिटी। महिलाओं को भी पुरुष के समान समान शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाए। उन दिनों क्या था, थोड़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, आज भी है। रूरल एरिया में कुछ स्टेट में काफी नजर आता है जहां पर महिलाओं की शिक्षा को, फीमेल एजुकेशन को इग्नोर किया जाता है। तो इसको इग्नोर करके, हाँ हाँ थोड़ा सा लिखा इस तरीके से इन्होंने, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद देखो एजुकेशन पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल, भाई हम नहीं कर सकते ना, जो पॉलिसी की फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना। ये लंबी लंबी पॉलिसीज बनी थी, जैसे आपने पिछली क्लास में बोला कोठारी कमीशन 1600 पेज की थी। अब 1600 पेज को तो आंसर नहीं लिख सकते, और आपकी बुक में भी आंसर इस तरीके से दिया जो काफी लंबा चौड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई। इसी वजह से एक सीक्वेंस वाइज पॉइंट बना लेते हैं जिसको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। हाँ, दूसरी जो मेन बात थी इसके अंदर, शेड्यूल कास्ट, राजीव गांधी ने इस पे भी काफी इंपॉर्टेंस दिया था, क्योंकि इसके पहले इस तरह से एजुकेशन पे इंपॉर्टेंस देने की बात नहीं कही गई थी। एजुकेशन तो हो रहा था, लेकिन जो कहीं ना कहीं ट्राइबल एजुकेशन और शेड्यूल कास्ट एजुकेशन इग्नोर हो रहे थे, तो खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए कि कुछ ऐसे स्कूल बनाए जैसे नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो वहां पर जो स्पेशली जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करके उनको एजुकेशन को डेवलपमेंट करने की बात कही गई। उनके लिए एजुकेशन में सीटें रिजर्व की गई, ठीक है। जैसे एससी की बात करोगे तो 15% एससी के लिए है, 7.5% एसटी के लिए है, और ओबीसी के लिए 27%। इस तरह से मतलब उन्होंने स्पेशली एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट दिया। कुछ स्टेट हैं जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा अधिक है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, टीचर्स भी बोला कि उन्हीं के कम्युनिटी के रखा जाए, देखिए वो बच्चों को सपोर्ट करके एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। जैसे आप असम ले लो, मणिपुर ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, यहाँ पर इस तरह की कम्युनिटी ज्यादा पाई जाती है। तो उन्होंने बोले कि भाई इनकी डेवलपमेंट के लिए अगर इनके बीच के किसी बंदे को अपॉइंटमेंट करोगे तो एजुकेशन को ज्यादा इन्फोर्समेंट करेंगे, ज्यादा बेटर डेवलपमेंट होगी, इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो इसको भी इम्प्रूव करने की अच्छी तरह से कोशिश किया गया कि भाई इनको इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए। देखो इसके अंदर 2-4 पॉइंट है, देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे the family will be motivated to send the children up to 14 years age to school। उनकी फैमिली को मोटिवेट किया जाए कि बच्चों को जो है स्कूल भेजें। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड फिक्स टाइम प्रोग्राम विल बी प्रोवाइडेड। इनको जितने भी एसटी के बच्चे, एससी के बच्चे हैं, उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब अप टू 10th तक उनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाए, ताकि बच्चे किसी वजह से मनी प्रॉब्लम की वजह से या पॉवर्टी की वजह से बच्चे स्कूल जो नहीं जा पा रहे, स्कूल जाए, स्कूल को कॉन्टिन्यूअस कर पाए। स्पेशल अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर द प्रोवाइड द इनफॉर्मल एजुकेशन टू द स्कूल ड्रॉप चिल्ड्रन। जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एडमिशन होता है लेकिन स्कूल नहीं जाते, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके किसी न किसी तरह से उनके एजुकेशन को फिर से कॉन्टिन्यूअस कराया जाए। इसमें मतलब 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट, एक तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, दूसरा आपको शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन पे काफी जोर दिया था इन्होंने कि इस पे भी काफी इंपॉर्टेंस किया जाए और टेक्नोलॉजिकली तरीके से ढंग से लागू किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स स्पेशल प्रोविजंस विल बी मेड फॉर द नॉमिनेशन, एजुकेशन, कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, रेमेडियल कोर्सेज विल बी ऑल्सो बी स्टार्टेड। The teacher will be selected for among the caste and tribes
इन्होंने बोला कि इनके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इनके बीच के ही टीचर्स रखे जाए। आपको जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, स्पेशली असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो डीएम या जो ये सब अपॉइंटमेंट होते हैं ये भी इन्हीं की कम्युनिटी के रखे जाते हैं, ताकि इनकी डिफरेंस ना हो, इक्वली इनकी डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, अल्पसंख्यक की शिक्षा। इसके अंदर 1986 के अंदर कोई भी बहुत ज्यादा नया पॉइंट ऐड नहीं किया गया था, केवल यही था कि इनफोर्स तरीके से लागू करना है और एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना। ठीक है, ज्यादा कोई पीछे जो जितने भी कमीशन पड़े थे मोस्ट प्रॉब्ली सारे पॉइंट सिमिलर हैं। तो एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज देखो, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। शिक्षा की व्यवस्था 1986 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ओबीसी है, अदरवर्ड बैकवर्ड क्लासेज है, इनके लिए भी 27% जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन उनके प्रोविजन से या फंडिंग से चलते हैं उनके लिए सीट रिजर्व की गई। जैसे आईआईटी है, मेडिकल है, कॉलेजेस हैं, किसी भी में इतनी सीटें उनके लिए रिजर्व करके उनको भी बाई फोर्स करके उनके एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई, ताकि उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके। मंडल कमीशन इज अ डिफरेंट थिंग्स। मंडल कमीशन 1989 का है, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो रिजर्वेशन के साथ वो कहानी अलग थी, उसमें था कि भाई एवरी ईयर 10 इयर्स के बाद उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसको रिवाइव कर सकते हो, तो वो बात अलग थी, इससे उसका लेना देना नहीं है। ठीक कर रहे हो, मतलब एजुकेशन वो ना, मतलब नहीं, आप जो बोल रहे हो बीपी सिंह वाली बात वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, प्रमोशन। ये एजुकेशन की, एजुकेशन में इनको इग्नोरेंस हो रही थी, तो इनकी सीटें रिजर्व करके इनको एजुकेशन दिया जाए, ये बात थी। ठीक है, आगे देखते हैं तुम जो बोल रहे थे। उसके बाद देखो एजुकेशन फॉर हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, जो शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनकी शिक्षा की बात कही गई। एजुकेशन फॉर हैंडीक्राफ्ट, शारीरिक रूप से विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था। हाँ, इसमें ये बात कही कि इनके लिए अलग से कुछ ऐसे स्कूल और एजुकेशन में ऐसे प्रोविजन किया जाए, इनको अलग से एजुकेशन प्रोवाइड करके इनके एजुकेशन को डेवलपमेंट करके आगे बढ़ाने की बात रखी गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की भी राजीव गांधी ने, एडल्ट एजुकेशन की बात तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन इनके टाइम के बाद इसको बाई फोर्स लागू हुआ। जो लोग किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे तो उनको फिर से बाद में इवनिंग स्कूल खोलकर इवनिंग टाइम पे एजुकेशन सेंटर्स खोले गए, शिक्षा केंद्र खोले गए गाँव में, शहरों में, हर एरिया में। और वो लोग मतलब किसी वजह से नहीं जा पा रहे तो अपने स्कूल में जाकर, वहां पर जाकर कम से कम लिखने पढ़ने की एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा। ठीक है, स्कूल लेवल पे 10+2 पे कोई ना कोई कंप्यूटर, आईटीआई, इस तरह से कई सारे वोकेशनल कोर्स लॉन्च करने की बात कही गई, उनको भी लॉन्च करने के लिए पूरी कोशिश की गई। और इससे था कि जो इंडिया में जो +2 लेवल पे आफ्टर 10th जो 11th-12th में कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स की बात स्पेशल तौर पे रखी गई थी। जितने भी स्कूल थे बच्चों को, जैसे कंप्यूटर है, गार्डनिंग है, या फिर जहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं,
कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग है, इस तरह का कुछ ना कुछ उनके साथ रखा गया ताकि बच्चे जो 10th के बाद 11th-12th में 2 इयर्स कोई ना कोई अपना कोई ना कोई एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग ले लें, या आफ्टर किसी वजह से कॉलेज नहीं कर पाते, उनको जॉब नहीं मिलती है, तो उसके बेस पे अपनी लाइवलीहुड को चला सकें और कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उनको भी हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं। और इसको सिलेबस में सीबीएसई को या जितने भी स्टेट बोर्ड थे सबको बाई फोर्स बोला गया कि आप वोकेशनल एजुकेशन को अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में उसको लागू करो। मुझे ठीक से याद है, ये हम सब के टाइम का पीरियड था, 11th-12th में कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स आपको पढ़ना कंपलसरी था, कहीं टाइपिंग की थी, कहीं कंप्यूटर था, कुछ इस तरह के कुछ ना कुछ रखा गया था, कहीं गार्डनिंग, स्टिचिंग, कुछ ना कुछ ऐसा था, ब्यूटिशियन का कोर्स की, ताकि हाँ अभी भी होता, लेकिन उन दिनों ऐसे, आजकल तो एडवांसमेंट हो गए, उन दिनों बाई फोर्स 11th-12th में लागू की गई थी हर जगह, ताकि कुछ ना कुछ करने के बाद। और उन दिनों आज जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग है, उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी, किसी को कंप्यूटर आता था तो वो बहुत बड़ी चीज उसको आती है। ठीक है, इस तरह से इन चीजों को लागू करने की कोशिश, और राजीव गांधी का वास्तव में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इन चीजों में। उसके बाद देखो वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस। कार्य अनुभव, एजुकेशन के द्वारा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कराता बच्चों का, कुछ ना किसी काम का कोई ना तौर तरीके का अनुभव प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो रियल लाइफ में जब प्रॉब्लम हो तो उसको रिलेट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, या उनके पास जब लाइवलीहुड की, आजीविका की समस्या हो तो उसको प्रयोग में ला सके। अक्सर जानते हो इंडिया के टाइम में इंडिया के एजुकेशन के विषय में एक बड़ी बात कही जाती है कि एक तो एजुकेशन की इंडिया एमलेस है, उद्देश्यहीन है। 10th पढ़ते हो, 12th करते हो, कॉलेज करते हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जब फिर कुछ डिसाइड नहीं हुआ, चलो बीएड कर लेते हैं। मतलब आप प्री डिसाइडेड नहीं हो कि आपने करना क्या है। दूसरे कंट्रीज में क्या होता है कि आपको किसी को एसी मैकेनिक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बाई बर्थ डिसाइडेड है, एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको उसी लेवल से, जैसे किसी को एसी के मैकेनिक शुरू से एसी की ट्रेनिंग देने लगती है। आप जो है एक पर्टिकुलर एज के बाद भी, आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर कॉलेज भी, आप डिसाइड करके नहीं करना क्या है। जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो डायरेक्शन होती है, जो इजीली कर सकते हो, उस तरीके से अपने आप को मोल्ड करते हो। इसमें जितने बच्चे बैठे हो, किसी का मतलब 2-3 साल पीछे शायद 1 या 2% बच्चे मिलेंगे जिनकी प्री प्लानिंग थी कि हमने बीएड करनी है ग्रेजुएशन से पहले। हाँ मतलब 1 या 2%, ठीक है, बाकी बच्चों की नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मतलब दिशाहीन एजुकेशन, शिक्षा नीति ऐसी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए करना। इसके पीछे जानते हो मेन रीजन क्या है? ऐसा नहीं गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेस है ना, हमारे पॉपुलेशन से मैच नहीं करते। कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, वो पॉपुलेशन से मैच नहीं करते। जब आपकी मैचिंग ही नहीं होगी, गवर्नमेंट एक साल 1 करोड़ लोगों को जॉब दे सकती है और 5 करोड़ लोग तैयार होते हैं, तो 4 करोड़, तो अगली साल 5 करोड़, 4 करोड़, 9 करोड़ हो गए, तो कैसे मैच करेंगे? इसी वजह से कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। पूरे वर्ल्ड की 2.4% संसाधन आपके पास है और 16.8% पॉपुलेशन आपके पास है, ठीक है। वर्ल्ड की 2.4% जो रिसोर्सेस हैं इंडिया के पास है और 16.8% पॉपुलेशन इंडिया के पास है, कैसे मैच करेंगे? ठीक है, चाइना के पास 18.4% पॉपुलेशन है और 6.8% रिसोर्सेस हैं। चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लेकिन उसके ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर कम है क्योंकि एरिया ज्यादा है, लेकिन आपके पास क्या है? एरिया कम है। 1947 में 52 में जब पहली बार आफ्टर आजादी जो जनगणना हुई तो भारत की पॉपुलेशन थी 60 करोड़ के आसपास, ठीक है। आज भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ है और लैंड एरिया पहले से कुछ कम ही हो गया, कुछ चाइना ने कैप्चर कर लिया, कुछ इधर उधर चला गया। तो बताओ, रिसोर्सेज जब मैच नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो होना नेचुरल है।
उसी एरिया में एक घर में 2-3 बंदे रहते थे, एक घर में अब इतने सारे बंदे रहने लगे, तो शॉर्टेज तो होगी ना, जगह की कमी तो होगी, इसलिए फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर बने जाते हैं, कमरों के साइड को भी छोटा किया जाता है कि भाई एडजस्टमेंट करो। तो ये सारी चीजें थी, तो इसमें जो कुछ ना कुछ करने की, चेंज करने की कोशिश किए गए। उसके बाद देखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी लॉन्च किया गया, इसी बीच इग्नू भी स्टार्ट हुआ था। एक पॉइंट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब कुछ लोग किसी वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की, जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको अलग से एजुकेशन के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन लॉन्च किया, जिसमें इग्नू की स्टैब्लिशमेंट हुई। इग्नू भी इसी के दौरान हुआ, ताकि भाई वैसे लोग जो किसी वजह से, जॉब की वजह से या फैमिली की प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन NIOS स्कूल बोर्ड भी बनाए गए, और जो हाई लेवल के लिए इग्नू स्टेबल किया गया, ताकि लोग अपने एजुकेशन को कॉन्टिन्यूस करके उसे फुलफिल कर सके, ठीक है। इस तरह से 8-10 पॉइंट लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1968 और 86 में ये क्वेश्चन जरूर, दोनों में से एक जरूर आता है, और 99% 1986 ही आता है पेपर में। आप बोल रहे हो कि सारे क्वेश्चंस पे आप जितना भी पढ़ाते हो इंपॉर्टेंट बताते जाते हो, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं लेता, मैं उतना ही क्वेश्चन लेता हूं जो पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ही मैंने करवाए होंगे अभी तक आपको, तो और बिल्कुल फिक्स है, मतलब इन क्वेश्चंस को आना ही है, शॉर्ट में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए, किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन जरूर आएंगे। मतलब जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताए हैं, करवाए हैं, अगर इतने भी आप कर लेते हो तो अच्छा स्कोर कर जाओगे। बस प्रेजेंटेशन बढ़िया होने चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन दो, सारे पॉइंट को लिखो, एक एक पॉइंट को फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर दो, अपनी राय जरूर लिखो, लास्ट में निष्कर्ष क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, तो आंसर ढंग से होता है। पहले एक बार सारे पॉइंट लिख जाओ, फिर एक एक पॉइंट को की पॉइंट, सारे पॉइंट लिख जाओ, पहले डेफिनेशन दे, पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद सारे पॉइंट लिख दिया, फिर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर जाओ, और लास्ट में कंक्लूजन लिखो। 5 to 6 पेज का सफिशिएंट आंसर हो जाएगा और एक अच्छा आंसर हो जाएगा। और जो चीजें जो होती है ना, जो आप सोचते हो कि भाई क्या चीजें अलग थी, तो अलग से जो चीजें बताई जा रही है उसको लिखने की कोशिश करो। और खास बात होती है, जैसे आप 5-6 पेज का आंसर लिखते हो, कोई भी आंसर को पूरा पढ़ता नहीं है, तो उन चीजों को जो आप चाहते हो कि आप जो लिख रहे हो सामने वाला पढ़े, या जो आपके आंसर के मार्किंग में इंपॉर्टेंट रोल जो लाइन प्ले करना चाहती है, उसको तो या आप हाईलाइट कर लो, या पैराग्राफ चेंज करके लिख दो, या इन्वर्टेड कॉमा लिखो, सामने को कर दे। 6 पेज के आंसर कोई नहीं पढ़ता, हाँ हाँ, उन्हीं को पढ़ते। मेन चीज आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, नॉलेज तो है ही, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन ढंग से है तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करके रखेंगे, ओके। कर दिया, हाँ, ये बच्चे हैं, ये भी है, ये भी नीचे है। ये तो अटेंडेंस वाले हैं ना, ये है भाई मैंने बोल दिया, हेलो, 1 मिनट।